Okay. Good afternoon, students. Am I audible to you? Yes. Okay. चलिए शुरू करते हैं. So, in our last lecture, we discussed kinetic theory of gases and discussed some numerical, right? आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं. हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को फर्दर कंटिन्यू रखते हैं और उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स पेंडिंग थे एंड KTG 2 सेकंड लेक्चर इज दिस, राइट? सो नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन की बात की थी उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट हमने बीच में छोड़ दिया था लास्ट लेक्चर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ 20 ग्राम ऑक्सीजन. तो हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे 20 ग्राम ऑक्सीजन की, राइट? तो ऑक्सीजन हमारे पास है, ऑक्सीजन की अमाउंट की बात करते हैं, दैट इज 20 ग्राम वी हैव, राइट? देन एट 47 डिग्री सेल्सियस तो मीन्स 273 में हम ऐड करेंगे 47, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, राइट? तो हमारे पास होगा 320. दैट मीन्स टेम्परेचर गिवन इज 320 केल्विन टेम्परेचर, राइट? मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम पर मोल. Yes. Okay. Gram per mole and R is 8.3 joule per mole per Kelvin, right? तो हमें फाइंड आउट क्या करना है अभी, हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है किसकी, 20 ग्राम के लिए. तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, आपको याद होगा, 3/2 RT. You all know that. कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने इसको सोल्व भी कर दिया होगा. जल्दी से मुझे इसको सोल्व करके आंसर बताइए. थोड़ा सा यहाँ पे चेंज क्या है कि यहाँ पे हमारे पास मोलिकुलर वेट गिवन है एज वेल एज वी हैव 20 ग्राम, राइट? तो दिस इज इन मोल. फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन ग्राम. तो ग्राम की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं 1 ग्राम इक्वेशन की बात करता हूं, 1 ग्राम के लिए अगर हम बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगा 1 ग्राम के लिए. तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगा, 3/2 R, इसको R डैश लेंगे तो ये होगा R/32 ले लीजिए, इंटू T,
32 इज द मोलिकुलर वेट। ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैंने पहले ही कहा था कि किसी बुक में हम स्मॉल r को हम r बाई मोलिकुलर वेट लिख सकते हैं। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर दैट। क्लियर है? एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 20 ग्राम। तो अगर मैं 20 ग्राम की बात करता हूं तो क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 420 ग्राम, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 इंटू r बाई 32 इंटू टी। वी हैव फाइनल। r की वैल्यू हमारे पास है 8.3, टेम्परेचर हमारे पास है 320, वैल्यू पुट कर दीजिए। राइट, भी टेम्परेचर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, टी की जगह। आर की वैल्यू हमने पुट कर दिया है 8.3। तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है सर आंसर ए, कुछ ने किया आंसर बी, तो आंसर होगा बी। राइट, 2490 जूल। जूल, ये देखिए सीजीएस यूनिट, यहाँ एसआई यूनिट। ये बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया होगा, रिमेंबर दैट। और हाँ, मैंने कहा एवरी क्वेश्चन विल बी सोल्व्ड इन एसआई यूनिट ओनली, सीजीएस यूनिट की बात नहीं करते हैं हम लोग। आई होप आप सब इसको माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू thermally insulated vessels 1 and 2 are filled with air at temperature T1 T2 and volume V1 V2 and pressure P1 P2 respectively. If the value joining the two vessels is open, the temperature inside the vessels at equilibrium will be, right? तो यहां पे हम बात कर रहे हैं मिक्सिंग ऑफ गैसेस की। मिक्सिंग ऑफ गैसेस मींस टू गैस को हमने क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है। जब हम गैसेस को मिक्स करेंगे तो मैं कह रहा हूं लेट्स सपोज दैट n1 नंबर ऑफ मोल ऑफ फर्स्ट गैस, n2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सेकंड गैस, तो टोटल नंबर n1 प्लस n2, टोटल नंबर ऑफ मोल। राइट, क्या मैं लिख सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ P, V एंड T, तो क्या लिखेंगे? N इज इक्वल टू N, PV इज इक्वल टू nRT, तो क्या होगा? PV डिवाइडेड बाई RT। Am I right? राइट, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। N इज व्हाट आफ्टर मिक्सिंग? N1 इज व्हाट? लिखिए N1 क्या है? P1 V1, R तो कांस्टेंट है, एंड यहां पे हम बात करें टू थर्मली इंसुलेटेड तो T1। आइसोथर्मल होता तो टेम्परेचर सेम होता, लेकिन इसने कहा टू थर्मली इंसुलेटेड वेसल T1 एंड T2 टेम्परेचर्स, तो किसी भी आइसोथर्मल की बात नहीं की है। देन प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई R T2। आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा भाई? आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद क्या होगा? N की वैल्यू क्या होगी? N होगा P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई RT। सोल्व करना है हमें। P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई RT। क्लियर? सोल्व कर सकते हैं भी। R से तो R कैंसल आउट, सिंपल, R से R कैंसल आउट, R को रिमूव कर दीजिए थ्रू आउट द इक्वेशन। T की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, T की वैल्यू, तो सारी इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, रिवर्स कर देंगे एंड मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं कि आंसर हमारे पास होगा A। आंसर हमारे पास होगा A। राइट, A और B सेम नहीं है भाई। यहां पे देखिए P1 V1 T1, बट यहां पे क्या है? P1 V1 T2। राइट, सिमिलरली ओवर हियर, तो आंसर इज A। कंफ्यूजन में ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में आप सिर्फ नोमिनेटर देख रहे हो या सिर्फ डेनोमिनेटर की वैल्यू देख के और आप आंसर दे रहे हो, नहीं, फुल इक्वेशन हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखते हैं। Sorry, red. At what temperature does the average translational kinetic energy of a molecule in a gas becomes equal to? ये कह रहा है कि kinetic energy of a gas is equal to काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड। तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है जो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट।
V वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V वोल्ट। सो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है ना, Q इंटू V। तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी E, Q क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन EV, ये आपको सुना ही होगा, E इज इक्वल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू V, E into V, and kinetic energy of gases, we know that 3/2 kT, 3/2 kT, right? फाइंड आउट कर लीजिए, आंसर क्या आएगा। बहुत सारे बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। आंसर टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं टी क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। बच्चों ने आंसर दिया है बी ए, तो सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, 2/3 डिवाइडेड बाई के, डिवाइडेड बाई के। बट वन मोर थिंग, यहां देखिए आर की टर्म में आंसर है, ऑप्शंस इन टर्म ऑफ आर, नॉट इन टर्म ऑफ के। तो के को हम चेंज करेंगे, तो आर इज इक्वल टू एन के, सॉरी कहा, यहां लिखते हैं, R इज इक्वल टू एन के, वी नो दैट। सो के क्या होगा, R डिवाइडेड बाई एन, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास R डिवाइडेड बाई एन, एन ऊपर। अभी देखिए मैच कर सकते हैं, 2/3 EVN R, दिस इज अवर आंसर। तो आंसर ए इज राइट। बहुत सारे या अभी बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, राइट। नेक्स्ट चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें थोड़ा सा थ्योरी देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बात किया यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हमारे पास। फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वी हैव 3 टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कौन सी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, and most formula for most probable velocity is equal to √2RT/m, and conversion करते हैं तो 2p by rho, right? mean velocity या mean या average velocity is RMS velocity, तो हमें पता है 3RT/m, लेकिन mean velocity is 8RT divided by pi m root। तो ये हमें फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। और जो इनकी अगर मैं ऑर्डर में बात करता हूं, तो ऑर्डर VRMS is greater then V average is less, and then V most probable velocity is much more less। most probable velocity होती क्या है, most probable velocity कि जो molecules हैं गैस के, तो maximum number of molecules moving with that velocity is known as most probable velocity। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूं हमारे पास कोई कर्व है, हमारे पास मैं कर्व से शो करता हूं कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई पार्टिकल है, यहां पे कोई पार्टिकल है इस पॉइंट P पे, और मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पे जितने पार्टिकल है ना, यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे जो ये वेलोसिटी है हमारे पास, इस वेलोसिटी से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूव करना चाह रहे हैं, दैट इज अवर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी कि VP। एवरेज वेलोसिटी आपको पता ही है, थ्रू आउट द सर्कल जितनी वेलोसिटी है सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप पढ़ ही चुके हैं, दैट इज आवर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर है। तो एवरेज वेलोसिटी, सॉरी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी, एंड देन एवरेज वेलोसिटी। क्या इनकी रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रेशियो में क्या होगा, RT/m तो कैंसिल आउट हो जाएगा थ्रू आउट, बाकी हमारे पास रेशियो रहेगी। तो VRMS हमारे पास कितना है, √3। रेशियो ले लीजिए, V एवरेज कितना है, √8/π, और V most probable √2, that is the ratio of RMS, average and most probable velocity, right? यहां हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट, फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस, मोनोएटॉमिक गैसेस की बात करते हैं। तो हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है हमारे पास DE, दैट मस्ट बी इक्वल टू CVDT एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है दैट मींस वर्क डन कांस्टेंट होगा, दैट मींस सारी की सारी इंटरनल एनर्जी जो है कन्वर्ट होगी किसमें, टेम्परेचर इंक्रीज करने में। वही मैंने मेंशन किया है, DE इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू CVDT, राइट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं CV इज इक्वल टू DE/dt।
dE/dt। और एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास था ही, एनर्जी तो हमें पता है 3/2 kNT RT। तो R की वैल्यू हमने पुट कर दिया N के, राइट। और इसका जब डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वी हैव दिस एंड दिस टर्म इज नथिंग बट द R, तो 3/2 R। तो यहां से हम देख सकते हैं हमारे पास CV हमारे पास है 3/2 R। किसके लिए है ये? फॉर मोनो एटोमिक गैस, मोनो एटोमिक, जस्ट लाइक हीलियम। एग्जांपल की बात करूं, हीलियम, हीलियम इज व्हाट, हीलियम गैस इज व्हाट, मोनो एटोमिक गैस। तो इसके लिए CV की वैल्यू हमारे पास कितना होगा, that much. Clear? According to our relationship between CP and CV, CP minus CV is equal to R। तो CV की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे, उधर जाके ऐड कर देंगे तो CP की वैल्यू हमारे पास आएगी। और CP हमारे पास क्या आएगा, CP is equal to 5/2 R। सॉरी, ये 8 हो गया, राइट। तो CV हमारे पास था 3/2 R। Now we are talking about CP and CP is 5/2 R। I hope आप सभी कर लेंगे। मैं पूरा का पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोग पढ़ चुके हैं सारा, आप बोर्ड में आप पढ़ चुके हैं सारा का सारा। तो बिल्कुल डिटेल में नहीं, थोड़ा हम फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप अगर पूरा हैंड स्क्रीन पे रब करोगे तो वो इरेज हो जाएगा। अरे वाह, वेरी गुड, या राइट, ओके, थैंक यू डियर। इसकी जरूरत थी मुझे। चलिए ठीक है, CV हमारे पास था दिस वन एंड CP हमारे पास क्या होगा 5/2 R फॉर मोनो एटोमिक गैस। और ये आपको याद कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होगा, अभी हम देखेंगे। न्यूमेरिकली करने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। फॉर डायटोमिक गैस की बात करता हूं। डायटोमिक गैस मींस 2 मॉलिक्यूल्स, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज 3n-k। k इज नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट्स अप्लाई ऑन दैट पार्टिकल एंड n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास 6, तो 6 - k, और नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन मींस 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में बॉन्डिंग होगी। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, चलिए ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो मींस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग। यानी हमने उसकी एक एक्सिस को फिक्स कर दिया है। दैट मींस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट हमारे पास कितना हो गया, s हो गया भाई, सॉरी, राइट। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट 1, तो यहां पे कितना हो गया 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यानी इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहती है 5 टाइम्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी ना। 3/2 जो RT था हमारे पास, 3/2 RT काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होगी 5/2 RT, राइट। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 5। तो डायटोमिक गैस की बात कर रहा हूं, तो सिमिलरली 5/2 RT टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्या आएगा, सिमिलर, जैसे यहां पे किया था बिल्कुल, है ना। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी होगी 5/2 RT, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन करेंगे तो T हमारे पास 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5/2 R, दैट इज नथिंग बट द CV, राइट। तो हम बात करते हैं, अगर CV इज इक्वल टू 5/2 R, तो CP कितना होगा भाई, CP होगा 7/2 R सर। गामा, गामा होगा क्या, स्पेसिफिक हीट रेशियो, यानी कि CP/CV। तो गामा मोनो एटोमिक के लिए बता सकते हैं क्या होगा, जल्दी से बताइए। मोनो एटोमिक गैस, मोनो एटोमिक गैस के लिए CP डिवाइडेड बाई CV 5/3 होगा कि नहीं होगा। यानी कि अगर मैं हीलियम गैस की बात करता हूं तो हीलियम गैस के लिए हमारे पास गामा क्या हुआ 5/3, मोनो एटोमिक गैस है हीलियम, राइट। और गामा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, उसके लिए क्या होगा, कोई बता सकता है गामा, CP/CV। डायटोमिक गैस की बात कर रहा हूं दिस टाइम, तो कितना होगा 7/5। विच वन इज ग्रेटर, 5/2 और 7/2, विच वन इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है, 5/2 ग्रेटर और 7/2 ग्रेटर, जल्दी से बताइए मुझे। सॉरी 5/2 नहीं, गामा, गामा डायटोमिक गैस इज ग्रेटर CP/CV 7/5 और 5/3। तो 5/3 इज नथिंग बट दी 3 1 जा 3, 3.67 समथिंग हमारे पास वैल्यू होगी, एंड 7.5 इज 1.4 इज द वैल्यू फॉर दिस वन। तो विच वन इज ग्रेटर,
यानी कि गामा फॉर मोनो एटोमिक गैस मस्ट बी ग्रेटर देन गामा फॉर डाया एटोमिक गैस। क्लियर है? यहीं से हम न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। क्या हो रहा है? आई थिंक पीडीएफ में 2 ही पेज कैसे शो हो रहे हैं? सिंगल कंटिन्यू रीडिंग। One second, students.
सॉरी स्टूडेंट, गिव मी 1 more minute, जस्ट गिव मी 2-3 minutes, ताकि मैं पीडीएफ में देयर इज सम इशू विद द पीडीएफ, जस्ट गिव मी सम टाइम प्लीज, थैंक यू. Yes, right dear. Swiping left is work. Actually, I'm not so that much of aware with this. Actually, swiping left is work, right? So some student give me idea. Thank you dear again. Thank you, thank you. चलिए, next question पे move करते हैं. Our next question is the heat required to raise the temperature of 1 gram of oxygen. किसकी बात कर रहे हैं हम? हीट रिक्वायर की बात कर रहे हैं. किसके लिए? 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन 1 ग्राम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है. सो यहाँ पे टैप करते हैं. ओके, 1 ग्राम ऑक्सीजन की हमने बात की है. कितना टेम्परेचर? एट 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. दिस दैट कांस्टेंट वॉल्यूम मींस हमारे पास गिवन क्या है? CV हमारे पास गिवन है कैपिटल Q. सिंपल, राइट? Heat required to raise the temperature of 1 gram of oxygen through 1 degree Celsius at constant volume. यानी कि specific heat at constant volume is given, and that much is what? This is nothing but the Q. Right? बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया B. Very good. Right? So CV is this, so we know that CP minus CV is equal to R, and the value of CV is Q. But यहाँ पे हमने ग्राम की बात कर रहे हैं. ग्राम, राइट? ग्राम मींस ये इक्वेशन हमारे पास किसके लिए है? मोल के लिए. अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो R/32 फॉर द ऑक्सीजन, मोलर मास, राइट? सो पुट कर दीजिए वैल्यू. CP, Q उस तरफ लेके गए तो R/32 प्लस Q इज गुड. मीन्स आप लोग आजकल पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, यानी कि आप लोग पढ़ रहे हैं आजकल, मेहनत कर रहे हैं, और इवन आप टेक्नोलॉजी भी मुझसे ज्यादा जानते हैं. दैट मीन्स, राइट? चलिए, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम. 3 moles ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स्ड विद 2 moles ऑफ हीलियम. यानी कि अगर मैं कह रहा हूं 3 moles तो N1 is 3, राइट? N1 किसके लिए बात कर रहे हैं? N1 ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं. देन 2 moles ऑफ हीलियम, तो N2 is given, 2 moles फॉर हीलियम इज गिवन. क्लियर है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा? तो गामा यानी कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है CP/CV. क्लियर है? तो हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको लिख लीजिए कि CV मिक्सचर ऑफ, अगर मैं मिक्सचर की बात कर रहा हूं तो होता है N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, राइट? यहां से हम गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वो काफी लेंथी होगा. हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे ऑप्शन. ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1.2, 1.5, 1.8 एंड 2 मींस कोई भी नियर अबाउट आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं है. मींस अगर मैं कहूं 1.3 होता, 1.1 होता, 1.2 होता तो हम एग्जैक्ट मेथड से सोल्व करना होता, राइट? थोड़ा सा ही वेरिएशन होता है, लेकिन अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं, और डायरेक्ट फॉर्मूला मींस गामा मिक्सचर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, एंड डायरेक्टली यू गेट द आंसर. बट ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हैं जब वैल्यूज क्लोज ना हो. मींस इनकी जो वैल्यूज है वो क्लोज है, बिल्कुल ही क्लोज हैं. मान लीजिए मैं कह रहा हूं 1.2, 1.21, 1.22, तो हम इस फॉर्मूला से नहीं कर सकते. सर कैन यू टेल अगेन हाउ यू गोट द फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला? देखिए बेटा, ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है. अगर मैं कह रहा हूं हमने मिक्सचर की हीट प्लस Q2, फर्स्ट गैस में जो हीट थी प्रेजेंट, इंटरनल एनर्जी Q1, Q2, तो टोटल जब मिक्स करेंगे टोटल हीट Q. CVDT वाला फॉर्मूला हमारे पास है. इंटरनल एनर्जी क्या होती है? Q इज इक्वल टू CVDT, राइट? जब वैल्यू पुट करके मिक्सचर के लिए, CV मिक्सचर के लिए फाइंड आउट करेंगे तो आप इजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट?
लेकिन अभी थ्योरी तो नहीं पूछी जाएगी, डेरिवेशन भी नहीं पूछा जाएगा सीईटी में, और बोर्ड लेवल में ये था नहीं आपके पास, तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं दिस फॉर्मूला। बेसिक मैंने बताया, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल गैस, या इसको मैं यू से डिनोट करें तो U1 प्लस U2, और CVDT का फॉर्मूला पुट करेंगे तो मिक्सचर के लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इट इज समथिंग लाइक दिस। D154 कहां से रिमूव होगा सर? एक बार आप कर दीजिए ना इस तरफ आके, ये डिस्टर्ब कर रहा है कोई स्टूडेंट। चलिए देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और रिमेंबर दैट मैंने अभी आपको बताया ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, एक्चुअल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, N1 गामा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा 2 माइनस 1, और यहां पे होगा डिवाइडेड बाई राइट, N1 डिवाइडेड बाई गामा 1 माइनस 1, N2 डिवाइडेड बाई गामा 2 माइनस 1। अगर आप एक्चुअली फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। यानी कि अगर वेरी वेरी क्लोज वैल्यू है, IIT ट्रिपल की अगर हम बात करते हैं, तो आपको समथिंग लाइक दिस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ऑप्शन काफी क्लोज होते हैं। बट सीईटी लेवल पे क्लोज ऑप्शंस नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, और हाँ, इसका आंसर तो अभी हमने डिस्कस किया ही नहीं, इसका आंसर क्या होगा? यस, आंसर होगा बी 1.5 जब आप इसको सोल्व करेंगे तो। क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। ए गैसियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 16 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी फिर से मिक्सिंग की बात कर रहा है। द रेशियो ऑफ, यानी कि फिर से हमें गामा फाइंड आउट करना है भाई, गामा। और यहां पे भी वैल्यू देखिए 1.62, 1.55, यहां पे भी अगर मैं कह रहा हूं ऑप्शन में होता 1.62, 1.63, तो जो हमारे पास ओरिजिनल था उससे हमें फाइंड आउट करना चाहिए था, राइट? लेकिन अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जल्दी करो सर। चलिए देखते हैं। राइट, तो मैं बात कर रहा हूं कि गामा हीलियम, गामा हीलियम के लिए बात करते हैं। गामा हीलियम मैं बता चुका हूं आप लोगों को क्या था, कितना आया था? हीलियम मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या था? 5/3 था ना। गामा ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन इज व्हाट? O2। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक गैस मीन 7/5 हमारे पास वैल्यू थी। तो गामा की वैल्यू, वी हैव गामा वैल्यू, राइट। और गामा मिक्सचर हमारे पास क्या कह रहा है? गामा मिक्सचर का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था, अगर क्लोज वैल्यू नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, राइट। तो हमें क्या चाहिए? यहां पे तो ग्राम गिवन है, हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए भाई। क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? मास अपॉन मोलर मास। तो हीलियम की बात करते हैं, N1 हीलियम के लिए, मैं अगर N1 हीलियम के लिए ले रहा हूं तो हीलियम कितना है? 16 ग्राम, 16 ग्राम डिवाइडेड बाई 4, नंबर ऑफ मोल कितना हुआ? 4। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के लिए मैं बात करता हूं N2, N2 क्या होगा? 16 ग्राम डिवाइडेड बाई 32 मोलर मास, दैट मीन्स 1/2, तो N2 भी हो गया। तो हमारे पास N1 है, हमारे पास N2 है का हीलियम, और ये है, वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज अवर आंसर। सोल्व कीजिए, क्या होगा आंसर? आई थिंक आंसर होगा 1.62। आप इजिली देख सकते हैं। सर आपने मुझे क्यों निकाला? आदित्य स्पैम कर रही है, C22 स्पैम। देखिए बेटा, आप लोग सभी स्टूडेंट हैं, सभी सीईटी का एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं, सो प्लीज ये स्कैम, स्पैम और मिसबिहेव और वो सारी चीजें रहने दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, दैट इज मच मोर वैल्यूएबल इन दिस डेज। क्योंकि आपको पता है 5th से आपका सीईटी का एग्जाम शुरू हो जाएगा, रिवीजन क्लासेस, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए C20, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता बार बार कि यहाँ पे आपके सामने बैठूं और इसमें से मीटिंग में से रिमूव करता रहूं। सो प्लीज रिक्वेस्ट है ये,
कि ऐसा मत कीजिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं पीवी प्लॉट। पीवी प्लॉट, राइट। पीवी प्लॉट्स फॉर two gases undergoing adiabatic processes are shown in diagram. डायग्राम में हमारे पास टू कर्व हैं, आप देख सकते हैं, कर्व फर्स्ट एंड कर्व सेकंड, कर्व फर्स्ट एंड कर्व सेकंड, राइट। तो इस सेकंड कर्व का स्लोप ग्रेटर है, सेकंड कर्व का जो स्लोप है वो फर्स्ट कर्व से ग्रेटर है। तो पूछा क्या है, प्लॉट 1 एंड 2 शुड कोरिस्पोंड रिस्पेक्टिवली। तो ये कर्व किसकी हो सकती है, तो यहाँ पे हीलियम और ऑक्सीजन का हमारे पास है, एंड वी नो दैट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस PV रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट। और यहां से जब मैं DP बाई DV वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा, यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन, तो हमें मिलेगा माइनस गामा P बाई V, राइट। आप सब लोग ये जानते हैं, सिर्फ डेरिवेटिव करना है आपको, और डेरिवेशन सोल्व करने के बाद थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज होंगी, राइट। तो हम देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, गामा। जिसमें गामा की वैल्यू ग्रेटर है उसका स्लोप ग्रेटर होगा, सिंपल। तो अभी मैंने बताया कि हीलियम और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूं, हीलियम ऑक्सीजन, गामा की वैल्यू क्या थी, मोनो एटॉमिक गैस गामा इज 5/3, डायटोमिक गैस 7/5। किसकी वैल्यू ग्रेटर थी, जल्दी से मुझे बताइए, हीलियम की वैल्यू ग्रेटर थी या ऑक्सीजन की वैल्यू ग्रेटर थी, बताइए मुझे। हीलियम, हीलियम ग्रेटर मींस ग्रेटर स्लोप किसका, हीलियम का, यानी सेकंड कर्व मस्ट बी हीलियम और फर्स्ट कर्व हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। तो हीलियम एंड ऑक्सीजन हमारे पास होना चाहिए। तो नाइट्रोजन, आर्गन, इनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, राइट। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, सी। फर्स्ट कर्व क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन, तो फर्स्ट कर्व ऑक्सीजन, सेकंड कर्व हीलियम, राइट। सी सी सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं रेडिएशन की, राइट। रेडिएशन की देखिए, ओके। नेक्स्ट रेडिएशन में आते हैं। रेडिएशंस क्या हैं, भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से ग्रेटर पे हमने प्लेस किया है तो वो रेडिएशंस रिमूव करेगा, अपनी एनर्जी को लूज करेगा विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग। और सराउंडिंग मींस एयर की हम बात कर लें, मान लीजिए मैं कह रहा हूं ये पेन है, ये पेन है, ये 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है अप्रोक्स, मान लीजिए रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो, सो दैट मींस इट कंटिन्यूअसली एमिट रेडिएशन, राइट। अगर ये एमिशन रेडिएट कर रहा है तो वहां पे हमारे पास कुछ टर्म आती हैं, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड हीट रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। दैट मींस अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास कोई भी किसी भी शेप का, उस पे मैं कह रहा हूं कि क्यू हीट फॉल कर रही है, तो दैट मींस ये हीट के साथ क्या क्या कर सकता है भाई, ये हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है अपने अंदर। फर्स्ट थिंग, एब्जॉर्ब कर लेगा और इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल है। अगर हम बात करें तो हीट को ट्रांसमिट भी कर सकता है, टी अमाउंट क्यू टी हीट को उसने ट्रांसमिट कर दिया, और क्यू ए अमाउंट को उसने क्या कर लिया था, एब्जॉर्ब कर लिया था। एंड थर्ड थिंग, वो रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, यहां से वो रिफ्लेक्ट कर दिया उसने, दैट इज क्यू आर। यानी कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, हीट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, एज वेल एज हीट को ट्रांसमिट भी कर सकता है। दैट मीन्स व्हाट, यानी कि एक हीट, टोटल हीट क्यू कितना हुआ भी, जितना उसने एब्जॉर्ब किया, जितना उसने रिफ्लेक्ट किया, प्लस जितना उसने ट्रांसमिट किया। एम आई राइट, दैट इज टोटल हीट। तीन ही काम कर सकता है हीट के साथ, और वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, हीट can neither be created nor be destroyed, etc. So it can be converted into one to another form. तो हमने टोटल हीट को एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के थ्रू एक्सप्रेस कर दिया। थ्रो आउट इक्वेशन को Q से अगर मैं टोटल हीट से डिवाइड कर देता हूं, तो अब देखिए थ्रो आउट मैंने डिवाइड कर दिया Q से, तो यहां क्या रहा, 1 Q डिवाइडेड बाई Q, then divided by Q, then divided by Q, then divided by Q. This term is 1, and this term QA by
कैपिटल Q, दैट इज नथिंग बट द स्मॉल a, यानी कि स्मॉल a को रिप्रेजेंट किया हमने QA divided by Q. That small a is nothing but the coefficient of absorption. Second term, this is nothing but the coefficient of reflection, जिसको हमने R से डिनोट किया है. And third term is coefficient of transmission, जिसको हमने small t से डिनोट करेंगे और इसको हमने small a से डिनोट किया है. ठीक है, क्लियर है? या फिर कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्टिविटी, या राइट, क्लियर है? सो हम यहां से देख सकते हैं कि A प्लस R प्लस T मस्ट बी इक्वल टू 1, मस्ट बी इक्वल टू 1. अगर मैं कह रहा हूं कि ट्रांसमिशन ओपेक कोई ऑब्जेक्ट है, ओपेक मींस जो हीट को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ट्रांसमिट नहीं होने दे रहा है. ओपेक मींस ट्रांसमिट. जैसे हम मिरर ग्लास की बात करते हैं, जैसे मिरर है, ट्रांसपेरेंट मिरर है हमारे पास, मिरर नहीं सॉरी ग्लास की बात करते हैं. मिरर तो क्या करेगा, मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर देता है. अगर ये मिरर है, यहां पे सनलाइट आई और इसने रिफ्लेक्ट कर दिया. अगर मैं ग्लास की बात करता हूं तो ये हीट उसके ट्रांसमिट होके बैक साइड में पहुंच गई, राइट. तो अगर मैं कह रहा हूं ट्रांसमिट ओपेक मीडियम है, तो ओपेक मीडियम के लिए ट्रांसमिशन क्या होगा, 0. यानी कि मैं लिख सकता हूं A प्लस R इज इक्वल टू 1. क्लियर है? एंड सो ऑन, कोई भी एक टर्म 0 होगी तो अदर 2 का सम हमारे पास 1 हो जाएगा. तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं. क्लियर है? यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है नोट्स के अंदर. चलिए आगे मूव करते हैं, और आगे हमें करना था नेक्स्ट पेज के लिए लेफ्ट साइड. या राइट, ओके, गुड. ज्यादा पड़ा. ओके, इतना ही रहने देते हैं. आई थिंक इट इज क्लियर और नॉट, नो, नॉट विजिबल प्रॉपरली ना. ओके, दैट मच इज गुड. कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन हम कर चुके हैं. परफेक्टली ब्लैक बॉडी, perfectly black body, right? Perfectly black body means when some radiation will fall on some object, यानी कि जितनी भी हीट एमिट हो रही है, मैंने कहा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट पे मैं Q अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा हूं, फॉल कर रहा हूं. ठीक है, ये सारी की सारी हीट को वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है. यानी कि R 0 है हमारे पास, T भी हमारे पास 0 है. दैट मींस A1 है. A1 मींस 100% लाइट या एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय दैट ऑब्जेक्ट. और 100% एनर्जी एब्जॉर्ब है, उसका मतलब क्या हुआ भाई, 100% एब्जॉर्ब, सारी की सारी उसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया. दैट मींस दैट इज, क्या वो कोई जो लाइट है वो रिलीज कर रही है या कोई एनर्जी रिलीज कर रही है, नहीं. अगर वो सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी, दैट मींस वो कौन सी बॉडी होगी, ब्लैक बॉडी. और परफेक्टली ब्लैक बॉडी, वी कैन से दैट परफेक्टली 100%. बट रियल लाइफ में नोबडी इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी. वी नो दैट मैक्सिमम परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज लैंप ब्लैक और प्लेटिनम ब्लैक. और वो भी कितना, 97% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को वो क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है. 3% को वो फिर भी रिलीज कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा या ट्रांसमिट कर देगा, जो भी करेगा. बट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पावर इज 97%. बट न्यूमेरिकली जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो वी टेक एन आइडियल केस, राइट. तो A इज इक्वल टू 1 फॉर दिस केस, दैट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी. एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन बात करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन. भी एमिट कितना करेगा. अच्छा, मैंने कहा अगर एक ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्व कर रहा है रेडिएशन को, तो वो बैड रिफ्लेक्टर होगा, बैड ट्रांसमीटर होगा. अभी हमने देखा भाई, मैंने कहा वो सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या हो गए, 0. यानी कि गुड एब्जॉर्बर इज ए बैड रिफ्लेक्टर, या बैड रिफ्लेक्टर इज ए गुड ऑब्जर्वर, वी कैन से दैट. और गुड रिफ्लेक्टर है तो वो बैड एब्जॉर्बर होगा क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. बट रिमेंबर दैट, अगर मैं कह रहा हूं एक ऑब्जेक्ट सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जितना ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा, जैसे मैंने जितना ज्यादा खाना खाया मैं उतना ज्यादा वर्क करूंगा, राइट.
तो सिमिलरली जितना ज्यादा ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी से वो एमिट रेडिएशंस को एमिट करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा। रिमेंबर दैट, ट्रांसमिट नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, एमिशन होगा। यानी कि एमिशन को हम ई से डिनोट करें तो इट इज अ गुड एमिटर, गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर। किरचॉफ्स लॉ यही कहेगा हमारे पास, किरचॉफ्स लॉ यही है कि A इज इक्वल टू E, राइट। गुड एब्जॉर्बर इज एन गुड एमिटर, सिंपल। एमिशन कब अच्छा होगा, जब वो एब्जॉर्ब करेगा तभी तो एमिशन अच्छा होगा। दैट मींस गुड एब्जॉर्बर इज ए गुड एमिटर, राइट। सिमिलरली यहां हम एमिशन की बात कर रहे हैं इन द सेम सेंस, एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। और एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन में हम, राइट, तो एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन में हम क्या करेंगे भी, एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन अगर मैं कह रहा हूं T टेम्परेचर है किसी ऑब्जेक्ट का, टेम्परेचर ओके, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T है, राइट। एरिया A है, एरिया कौन सा, जहां एनर्जी फॉल कर रही है, एनर्जी इंसिडेंट कर रही है, दैट मच एरिया इज A। टाइम ड्यूरेशन हमारे पास T है, तो हीट एब्जॉर्ब्ड कितना होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया per unit time is defined as that much of emissive power, right? This is emission of heat radiation, it means there is R and R is emissive power, we can say that. Heat per unit area per unit time, that much amount of heat is radiated, तो जिसको हमने डिनोट किया है कैपिटल R से। क्लियर है? ये था हमारे पास कैपिटल आर का, और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रिमेंबर दैट, इसको ध्यान रखिएगा। और जब ये हम लॉज में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि कौन से फॉर्मूले हम यूज आउट कर रहे हैं, राइट। बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी। एमिसिविटी, कोफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी या कोफिशिएंट ऑफ एमिशन, जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, जिसकी मैंने अभी बात कही आपके सामने, राइट। तो स्मॉल ई हमारे पास क्या है, स्मॉल ई है एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी divided by emissive power of black body, perfectly black body. The ratio is nothing but the E. Just same like that A भी तो हमारे पास ऐसा ही था ना, absorptive power, heat of means heat incident या heat absorbed by a body divided by total heat incident, right? Similarly R, similarly T. तो ये भी वही है कि total heat emitted by a body, कोई भी सिंपल बॉडी, प्लेन बॉडी, डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं भाई, चलिए। किरचॉफ्स लॉ, मैं अभी इसी की बात कर रहा था आपके सामने कि किरचॉफ्स लॉ जो हमारे पास होगा, ओके, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ हमारे पास क्या कहता है, मैंने अभी आपको बताया, किरचॉफ्स लॉ कहता है कि जो एब्जॉर्प्टिव पावर है या एब्जॉर्प्टिविटी है, दैट इज इक्वल टू एमिसिविटी, दैट इज इक्वल टू एमिसिविटी फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, राइट। कैसे प्रूव करेंगे, मैंने कहा हमारे पास क्या था, हमारे पास था भाई QA इज इक्वल टू AQ, ठीक है ना। A इज इक्वल टू QA बाई Q था, तो Q को हम इस तरफ लेके गए, राइट। बट फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतनी ही हीट एमिट होगी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, तो Q मस्ट बी इक्वल टू R, तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, तो QA इज इक्वल टू AR, सिंपल इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, राइट। बट फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी वी नो दैट सारे की सारे हीट must be equal to RB, emissive power of black body, right? सेम टेम्परेचर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी एमिट कर सकता है, उससे ज्यादा तो एमिट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मैं ब्लैक बॉडी की बात कर रहा हूं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो R किस में चेंज हो जाएगा, RB में। तो मैं लिख सकता हूं कि फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी Q इज इक्वल टू RB। दिस इक्वेशन इज अवर सेकंड इक्वेशन। डिवाइड कर दीजिए बोथ इक्वेशंस को, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस वी गेट दिस, डिवाइड किया हमने
तो डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपके सामने है, A इज इक्वल टू E। सोल्व कर चुके हैं, अब बोर्ड में पढ़ चुके हैं, हर जगह पढ़ चुके हैं मैं फिर कह रहा हूं आपको, हमारा कंसंट्रेशन होगा एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर। द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन यू ट्राइड, मोर चांसेस विल इंक्रीजेस टू क्वालिफाई, राइट, क्वालिफाइंग द एग्जाम। If you increase your chances to qualify, then you have to practice question and again, right? थ्योरी में हमें बहुत ज्यादा ऐसे डीप नहीं जाना, थ्योरी को हमें सिर्फ समझना है। कीप दैट थ्योरी इन योर माइंड ओनली, कि आप न्यूमेरिकल को समझ पाए और उनको सोल्व कर पाए, राइट? चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास आ जाओ, ओके, नेक्स्ट पेज। Spectral distribution of black body radiation, spectral distribution of black body radiation। बहुत सिंपल है ये भी, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ चुके हैं। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन मींस रेडिएटिव पावर R, और यहाँ पे वेवलेंथ के बीच में हमारे पास ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एट डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, मींस पहले टेम्परेचर T1 था, फिर T2 था, फिर T3 था, फिर T4 था, तो जो पीक वैल्यू है दैट इज इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली, मींस रेडिएटिव पावर टेम्परेचर के साथ R इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेडिएटिव पावर इंक्रीज हो रही है, आप देख सकते हैं। जब मैंने T1 टेम्परेचर की बात की, रेडिएटिव पावर कितनी थी, इतनी थी भाई। अब T2 टेम्परेचर पे ये कितना हो गया, इतना, T3 पे इतना, T4 पे इतना। बट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। जो ये मैक्सिमम पॉइंट पे वेवलेंथ थी, मैक्सिमम पावर, दिस इज लैम्डा m1, राइट। सेकंड पीक की हमारे पास यहाँ, थर्ड पीक की ये हमारे पास, फोर्थ पीक इज दिस वन, राइट। तो आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ हमारे पास डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और कौन सी वेवलेंथ, लैम्डा m। और ये लैम्डा m का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, लेकिन ये वो वेवलेंथ है एट विच रेडिएटिव पावर इज मैक्सिमम। द वेवलेंथ एट विच रेडिएटिव power is maximum, that is inversely proportional to temperature, और this is nothing but the Vane's displacement law। यही हमारा Vane's displacement law है कि lambda max, lambda max का मतलब मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर maximum wavelength, no, it is not the maximum wavelength, it is the wavelength at which radiative power is maximum। क्लियर है? सो प्रोपोर्शनल इक्वल टू का साइन के लिए हमें कोई कांस्टेंट चाहिए, दैट कांस्टेंट इज बी, नोन एज वेन्स कांस्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ वेन्स कांस्टेंट इज 2.89 into 10 raised to power minus 3, right, 10 raised to power minus 3। क्लियर? मीटर केल्विन, इट इज नॉट मिली। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मिली, नहीं, ये मीटर है, मीटर केल्विन। मीटर मींस वेवलेंथ इन मीटर, टेम्परेचर इन केल्विन। तो आप देख सकते हैं मीटर केल्विन, दैट इज अवर कांस्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। और रेडिएटिव पावर हमने अभी पढ़ा है, रेडिएटिव पावर हमारे पास क्या है, हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। सो ये कह रहा है कि जितनी भी रेडिएटिव पावर है दैट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T raised to power 4। और यहां भी आप इस ग्राफ से देख सकते हो, T1 टेम्परेचर पे ये, T2 पे इंक्रीज, फिर फर्दर इंक्रीज, और ज्यादा इंक्रीज। तो ये एक कंटिन्यूअस इंक्रीज नहीं है भाई, सडनली टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मींस जो रेडिएटिव पावर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T raised to power 4। वी नीड सम कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए हम सिग्मा का यूज करते हैं, और सिग्मा इज नथिंग बट द स्टीफन्स कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी 5.67 into 10 raised to power minus 8 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन raised to power 4। क्लियर है? दिस इज आवर दैट मच। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये फॉर्मूला भाई, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं डिफरेंट वे से कि कैसे पूछेंगे।
यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने कहा R इज इक्वल टू क्यू ए बाई टी, दैट इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू पावर 4। सबसे पहले तो रेडिएटिव पावर ही पूछ सकता है, रेशियो में टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। फिर वो कह रहा है हीट इंसिडेंट जो था, हीट इंसिडेंट पूछ सकता है, तो हीट इंसिडेंट पर यूनिट टाइम ये हमारे पास क्या होगा, सिग्मा ए रेज टू पावर टी 4, राइट। एरिया गिवन हो सकता है, एरिया हमारे पास हो सकता है सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया एंड टी रेज टू पावर 4। ये इक्वेशन ये भी हो सकती है हमारे पास, एंड दिस इज नथिंग बट द पावर। तो पावर भी पूछ सकता है, अभी रेशियो ऑफ पावर बताइए कि P1 बाई P2 हमें फाइंड आउट करना है, टू डिफरेंट टेम्परेचर पे टू ऑब्जेक्ट्स की वो बात कर रहा है, तो P1 बाई P2 हमें फाइंड आउट करना है, तो सिग्मा ए टेम्परेचर रेज टू पावर 4। इन द यूनिट्स व्हाट इज स्मॉल के सर, स्मॉल के कहाँ है यूनिट में, कैपिटल के ही तो है, के टेम्परेचर केल्विन, केल्विन रेज टू पावर 4, टी रेज टू पावर 4 ना, क्लियर है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास, चलिए न्यूमेरिकल्स वगैरह पे आते हैं। आई थिंक हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट, थ्योरी हो गई है लगभग, हो सकता है एक टॉपिक और पेंडिंग, नहीं क्वेश्चन ही शुरू हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई। वी हैव क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर मुझे चाहिए इसका, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर, जल्दी से मुझे आंसर चाहिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबको पता हूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हेन ए ब्लैक बॉडी इज हीटेड इट एमिट हीट रेडिएशन ऑफ इंफ्रारेड ए नो रॉन्ग, ऑल वेवलेंथ डियर, ऑल वेवलेंथ। किसने बोला इंफ्रारेड रेज आर हीट रेज, हीट रेज जहां भी हीटिंग होती है वो इंफ्रारेड की वजह से होती है, लेकिन मैं हीटिंग करने की बात नहीं कर रहा हूं, हीट करने के बाद वो जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो तो किसी भी फ्रीक्वेंसी की हो सकती है, एनी फ्रीक्वेंसी ना, क्लियर है। सो ऑल wavelength is the right answer, C is our right answer। second question करते हैं, for an opaque body coefficient of reflection is 0.3, coefficient of reflection यानी कि R हमारे पास कितना गिवन है, 0.3 गिवन है। if 200 जूल ऑफ हीट एनर्जी इंसिडेंट, तो Q हमारे पास कितना है भाई, 200 जूल है, क्लियर। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, ऑन इट देन द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी विल बी हीट एब्जॉर्ब्ड, यानी कि QA हमें फाइंड आउट करना है, और फॉर्मूला हमारे पास है A इज इक्वल टू QA डिवाइडेड बाई Q। तो हमें पहले A फाइंड आउट करना पड़ेगा, A यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओपेक बॉडी, ओपेक बॉडी का मतलब क्या है भाई यहाँ पे, कि T तो 0 है भाई, ओपेक बॉडी T 0 है, दैट मींस A प्लस R इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास A कितना हुआ, A 0.7 होगा कि नहीं होगा, 0.7 इंटू 200 अगर हम कर दें दैट मस्ट बी इक्वल टू Q। क्लियर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A 140 जूल। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर, देखिए भाई क्वेश्चन अगर आपको एमसीक्यूज करने हैं कोई भी टेस्ट, तो इंटरेस्ट लीजिए, फटाफट उनको करते रहिए, फटाफट स्पीड भी इंक्रीज करनी है हमें, फटाफट करना है। तो कैसे करेंगे, ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर दैट मच, इस टेम्परेचर पे है, तो जैसे ही डिग्री सेल्सियस में मिलेगा, टेम्परेचर मोस्टली डिग्री सेल्सियस में ही मिलता है, आपको कन्वर्ट करना पड़ता है इन द केल्विन, तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज 273, तो ये हमारे पास हो जाएगा टेम्परेचर 500 केल्विन, 500 radiates heat at the rate of 5 कैलोरी पर सेंटीमीटर सेकेंड, यानी कि R1 की वैल्यू उसने दे दिया 5, राइट। तो R1 की वैल्यू उसने दिया 5, ये हमारे पास 500 केल्विन। नेक्स्ट एट टेम्परेचर 727 मींस T2 टेम्परेचर उसने कहा 1000 है हमारे पास केल्विन,
273 ऐड करेंगे, द रेट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट, तो हमें R2 फाइंड आउट करना है। R का फॉर्मूला आपके पास था ही, R हमारे पास क्या था, R इज इक्वल टू सर सिग्मा T⁴। सिग्मा तो कांस्टेंट है, जब रेशियो की बात करेंगे T1 डिवाइडेड बाई R2 T⁴, ये रेशियो की बात करेंगे ना हम, इज इक्वल टू R2 R1। कर दीजिए सोल्व जल्दी से बताइए मुझे आंसर कितना होगा इसमें से। R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेशियो कीजिए, सोल्व करना है। ये 500 1000 यानी टेम्परेचर को डबल कर दिया, टेम्परेचर को ट्वाइस कर दिया, तो इस पे क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर को ट्वाइस कर दिया तो 2⁴ आंसर होगा हमारे पास कितना, 16 टाइम्स या राइट 16 टाइम्स, तो 16 5 जा 80 डायरेक्ट आंसर। तो ये माइंड में भी सोल्व करना है, आप लिख के भी सोल्व कर सकते हैं प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आंसर पढ़िए जल्दी से। ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी एमिट रेडिएशन एट टेम्परेचर T at temperature T1 if it is to radiate at 16 times this power its टेम्परेचर। अरे अभी तो हमने किया, टेम्परेचर को डबल कर दिया तो पावर कैसी होगी 16 टाइम्स, इसमें उल्टा पूछ लिया उसने, 16 टाइम्स पावर हो रही है तो टेम्परेचर क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा ना भाई, टेम्परेचर ट्वाइस हो जाएगा, सी इज द आंसर। ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था हमारे पास। चलिए सेम ही क्वेश्चन था तो फिर हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। ओके नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 डिग्री सेल्सियस टू 567 डिग्री सेल्सियस, देन रेट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन बिकम्स। रेट ऑफ एनर्जी जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या आंसर है। आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसका कैसे सोल्व करना है, ठीक है। 7 डिग्री मीन्स 280 राइट, यानी कि टेम्परेचर हमारे पास कितना था 280 केल्विन से इंक्रीज हो गया, और कितना इंक्रीज हुआ 567 में 273 करेंगे तो आई थिंक 840 होगा, तो 840 केल्विन टेम्परेचर हो गया, तो ये T1 था, दिस इज अवर T2। T1 T2 तो आंसर क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया आई थिंक, टेम्परेचर 3 टाइम्स हुआ, टेम्परेचर 3 टाइम्स तो 81 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स मीन 3⁴, 33999 81, सो सिंपल 81 इज द राइट आंसर। माइंड में भी आप कर सकते हो, अगर लिखना है तो फिर वही R1 बाई R2 इज इक्वल टू T⁴ डिवाइडेड बाई T⁴। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो भी वही आएगा हमारे पास। क्लियर, कोई डाउट? चलिए ठीक है, आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से बता दीजिए वही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लैक बॉडी ए एट टेम्परेचर ऑफ 527 डिग्री सेल्सियस। 527 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ हमारे पास, जल्दी से बताइए भाई, राइट तो 273 ऐड करेंगे हम इसमें, 273 तो 523 मींस 800 केल्विन हमारे पास हुआ, और इसने रेट 16 वाट, तो पावर दिया, अगर ये T1 है तो T1 पे पावर है 16 वाट, एम आई राइट? तो मैं पावर का भी बता चुका हूं आपको, अनदर 127, तो ये हुआ हमारे पास 400, टेम्परेचर हमारे पास 400 केल्विन, तो P2 हमें फाइंड आउट करना है आई थिंक, P2 रेडिएट पावर नहीं, P2 हमारे पास गिवन है 8, ओके 8 वाट, P2 भी हमें फाइंड आउट नहीं करना है, गिवन है हमारे पास 8 वोल्ट, राइट, यहाँ पे 16 वोल्ट इन 8 वोल्ट इन द सेम सराउंडिंग, कंपेयर द सरफेस एरिया ऑफ ए एंड बी, यानी कि सरफेस एरिया डिफरेंट है, इसका सरफेस एरिया A1 है फर्स्ट का, और सेकंड का सरफेस एरिया A2 है, तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिग्मा AT,
रेज टू पावर 4। तो सिग्मा तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। तो रेशियो हम कैसे करेंगे, बी P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई A2 एंड T1 डिवाइडेड बाई T2 रेज टू पावर 4 हमारे पास था। क्लियर है? सोल्व अगर हम करते हैं तो इसका आंसर बच्चों ने वेरी गुड सोल्व भी कर दिया, बच्चे बहुत फास्ट आंसर दे रहे हैं और आंसर इज 1.8। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है बी 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 बी, वाओ वेरी गुड। चलिए फटाफट नेक्स्ट का आंसर भी, फटाफट अगर आप आंसर देते हैं तो फटाफट हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं फास्ट वे में। इसका आंसर था 1.8। नेक्स्ट, इफ ए ब्लैक बॉडी इज हीटेड, इतना टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मींस 300 एंड दिस इज, आप देख सकते हैं ये कितना टेम्परेचर होगा 1200। तो हमारे पास हम कह सकते हैं 300 टू 1200 टेम्परेचर हुआ, यानी कि टेम्परेचर 4 टाइम्स हो गया। टाइम्स की फॉर्म में माइंड में कैलकुलेट आप कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी ऑफ द टू टेम्परेचर, रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कितना होगा जल्दी बताइए। 4 टाइम्स है ना, 4 रेज टू पावर 4 समथिंग लाइक दिस। तो कितना होगा, क्या होगा 1:256। ऑप्शन सी, एम आई राइट? ऑप्शन सी, वेरी गुड। जल्दी देखिए, माइंड में अभी हमें फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं हो रही है। यही तो बात है, जितने क्वेश्चंस आप ट्राई करते हैं मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन, तो आप उससे हैबिचुअल होते हैं और कंपटीशन में हमें यही करना है, एमसीक्यू से हैबिचुअल होना है, राइट? नेक्स्ट हम मूव करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका आंसर दिस, ये 18 और दिस इज यहां कितना था 81 टाइम्स। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट, कौन बताएगा स्टीफन्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा क्यू ए टी इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू पावर 4। एनर्जी, Q is what? Heat is the form of energy. तो एनर्जी का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M1 L2 T minus 2। तो पुट कर दीजिए M1 L2 T minus 2। एरिया हमारे पास, एरिया होता है L स्क्वायर टाइम T रेज टू पावर 1, और ये टेम्परेचर को अगर मैं इस तरफ लेके आऊं T रेज टू पावर 4, तो केल्विन रेज टू पावर 4। अब आप सोल्व कर सकते हैं, यू विल गेट द वैल्यू, राइट? एंड द एग्जैक्ट आंसर हमारे पास होगा k की -4 हुआ एंड t -3। तो आई थिंक सी ऑप्शन होगा, शायद सी होगा, या बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है तो सी ही होगा। आप देख लीजिएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर तो कैंसल आउट, दैट मींस एल जीरो हो गया, t -4 हो गया, सॉरी k -4 t -3 -1 -2, okay, and M1, right? Okay, C is the right answer. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी वे में हमारे पास क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज दैट द सन expands so that its diameter becomes 10 times its present diameter। डायमीटर 10 टाइम्स हो गया है भाई। सर कैन यू टेल इंपॉर्टेंट डायमेंशन वी हैव टू नो? ऑल डायमेंशंस आर इंपॉर्टेंट यार, ऐसा नहीं है कि कोई डायमेंशनल फॉर्मूला पे कोई इंपॉर्टेंट है कि सर सिर्फ इसी क्वांटिटी का बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है, किसी भी टर्म्स का पूछा जाता है। और इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जनरली जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं वो है सेम टर्म्स। जैसे मैं स्ट्रेस की बात करता हूं, ठीक है ना, भी स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो इस टाइप के जो फॉर्मूला सेम रहता है, डायमेंशनल क्वांटिटी है, उनके मैक्सिमम पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां पजल करने के लिए वो पूछ सकता है। अब आपसे कोई पूछे भाई फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, आप झट से बोल देंगे M1 L2 T -1, ठीक है, फोर्स का आपने बोल दिया जो भी है, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, M1 L1 T -2, राइट? ये आप कर देंगे फोर्स के लिए। अब आपसे कोई टॉर्क का पूछे, टॉर्क इज आल्सो ए फोर्स, राइट? बट आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये नहीं होता, क्योंकि टॉर्क होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द वर्क डन। तो टॉर्क का और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, तो वी कैन से दैट। तो इस टाइप से जो
हैं वो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। 10 टाइम्स है हमारे पास, हम बात कर रहे थे सन एक्सपेंड कर रहा है 10 टाइम्स, उसका डायमीटर हो गया डायमीटर 10 टाइम्स, मतलब मैं कह रहा हूं पहले डायमीटर D1 था, अब डायमीटर 10 टाइम्स ऑफ D1 हो गया। डायमीटर का मतलब रेडियस आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस बाई 2, रेडियस बाई 2, डायमीटर बाई 2 इज द रेडियस ना, तो बोथ साइड आप देख सकते हैं, रेडियस आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? देन टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द सन पर यूनिट टाइम, टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम हमें फाइंड आउट करना है, विल इंक्रीज बाय ए फैक्टर, राइट? तो हमें क्या करना है, Q by T हमें फाइंड आउट करना है, सिग्मा A T रेज टू पावर, वी हैव दिस फॉर्मूला, एंड A क्या होगा यहाँ पे, रेडियस हमें पता है, तो A1 की बात करेंगे तो हमारे पास होगा 4 पाई R1 स्क्वायर, तो ये 4 पाई और सिग्मा कांस्टेंट है भाई, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि Q by T प्रोपोर्शनल होगा R1 का स्क्वायर और T1 का रेज टू पावर 4, ये फर्स्ट के लिए है, बिफोर इंक्रीजिंग, और आफ्टर इंक्रीजिंग रेशियो कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? कर सकते हैं। आंसर होगा हमारे पास 6.25, किसी ने फाइंड आउट किया? सी, अरे वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने फाइंड आउट कर लिया है। इतनी हेल्प होने के बाद तो कर ही लेते हैं ना, डिवाइड ही तो करना है। Q बाई टी, ये हो गया 2, प्रोपोर्शनल था, ये कितना 10 टाइम्स, तो यहाँ पे 10 टाइम्स कर लीजिए, R1 का स्क्वायर और ये समथिंग, और T1 हमारे पास क्या था, T और T टेम्परेचर कितना था वो हम वैल्यू पुट करेंगे, और वी T2 रेज टू पावर 4 एंड वी गेट द आंसर। सिंपली कैलकुलेट ही करना था, कोई इसमें कैलकुलेशन वगैरह की वैल्यू ही पुट करनी थी, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, चलिए भाई। अरे ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ये हो गया है सुपोजन, ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए भाई, द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, quantity of per unit time by a perfectly black body at 300 Kelvin temperature, और हीट रेडिएटेड कितना है, 81 किलोजूल पर सेकेंड। सर कैन यू जूम इन? बेटा जूम ही है, इससे ज्यादा कितना जूम करेंगे? ठीक है, आई थिंक क्लियर दिखाई दे रहा है, मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहा है, तो शायद इट इज, चलिए राइट। व्हाट इज द पावर रेडिएटेड बाय ए बॉडी ऑफ एमिसिविटी, यहां देखिए एमिसिविटी गिवन है, एमिसिविटी मींस E इज इक्वल टू 0.8, एमिसिविटी इज गिवन, एमिसिविटी, and having the same area as that of the black body at 500, area same है, having the same area, उसने कहा having the same area, तो area same है हमारे पास, emissivity है एक, द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए टेम्परेचर हमारे पास है 300 केल्विन T1, और T2 जो हमारे पास है दैट इज 500 केल्विन, 500 राइट। R हमारे पास है, R की वैल्यू इसने दिया 81, नॉट R वी कैन से दैट, या R भी कह सकते हैं क्योंकि एरिया सेम है, तो 81, या Q बाई T यहाँ पे है ना, किलो जूल पर सेकेंड, so R is 81, क्लियर? तो डिवाइड कर दीजिए भाई, एरिया तो हमारे पास सेम है ही, कांस्टेंट टर्म सेम है, तो R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू R2, ये R1 था हमारे पास, R2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो R2 डिवाइडेड बाय R1, और R2 हमारे पास क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, तो उसका एमिसिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा A और T रेज टू पावर 4 इंटू E, एमिसिविटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था, सिग्मा A, ये तो सेम वैल्यूज हैं हमारे पास, T2 T1 रेज टू पावर 4 और समथिंग लाइक दिस, सिर्फ
क्लियर है? एमिसिविटी से मल्टीप्लाई करनी है। देखिए अगर ब्लैक बॉडी है देन ओके, अगर ब्लैक बॉडी नहीं है तो एमिसिविटी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? क्योंकि एमिसिविटी हमारे पास कितना है, एमिसिविटी हमारे पास है R डिवाइडेड बाई आर बी। तो देखिए R क्या होगा, एक नॉर्मल बॉडी के लिए क्या होगा, E इंटू आर बी। तो जो आर बी की वैल्यू है उसको हम E से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नॉर्मल बॉडी का हमारे पास होगा फॉर्मूला, वही हमने किया है, E से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे बस। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो विल गेट द आंसर, और कितना आंसर होगा, ऑप्शन सी, या राइट, दिस इज 500 किलो जूल इज द आंसर। ठीक है, मोस्टली बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, दैट मींस आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत थोड़े से रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप यह सीरीज कर लेते हो तो आप रियली जब सीईटी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। ठीक है ना? सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या हो गया, राइट, टू स्फीयर P and Q of the same color having radii 8 सेंटीमीटर, रेडियाई गिवन है हमारे पास, यानी कि R1 8 सेंटीमीटर है और R2 हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। अगर रेशियो की बात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल आउट होगा, हमें मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर हमारे पास गिवन है, टू टेम्परेचर्स, एक है 127 डिग्री यानी कि 300 और एक है 527 डिग्री सेल्सियस यानी कि 800, राइट, सॉरी 127 डिग्री मैंने 400 टू 800, टेम्परेचर डबल हो रहा है। द रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाई P एंड Q इन द सेम टाइम, रेशियो बताइए, जल्दी से रेशियो बताइए। राइट, जल्दी से मुझे रेशियो बताइए क्या होगा। देखिए टेम्परेचर वो कह रहा है डबल हो रहा है, तो टेम्परेचर तो डबल हो रहा है हमारे पास। रेशियो ऑफ एनर्जी एमिटेड, तो मैं रेशियो की बात करूं, अगर R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होगा, R1 डिवाइडेड बाई R2 का होल स्क्वायर, रेडियस है भाई 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, तो एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस की टर्म में, एंड T1 डिवाइडेड बाई T2 रेज टू पावर 4। क्लियर है? तो रेडियस आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/4 टाइम है, 1/4, यानी कि अगर मैं R1 R2 यानी कि 4 टाइम्स आप लिख लीजिए, 4 टाइम्स का स्क्वायर। और यहाँ पे टेम्परेचर की बात करूं, T1 कितना है, 400, और कितना है 400 एंड 800, यानी कि 1/2 की पावर 4, सो कैंसल आउट 1, दैट मीन्स रेशियो इज 1, यानी कि आंसर इज ए। आप इजिली कर सकते हैं। क्लियर? ऑप्शन ए, या इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन कुछ और भी आंसर दिया था, बट ठीक है, एक दो बच्चों ने दिया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे भाई। ओके नेक्स्ट, आई थिंक इतना साइज ठीक है, इतना साइज ठीक है। लास्ट में बच्चे कंप्लेन कर रहे थे दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, तो इतना, ये आई थिंक बहुत ज्यादा बिग इसमें ब्लर हो गया है, मुझे ब्लर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, बट ओके, अगर आप कंफर्टेबल हैं देन आई हैव नो इश्यू। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए भाई मुझे इसका आंसर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ना है बस आपको थोड़ा सा ध्यान से। 3 डिशेज ABC having radii 2, 4, 6 respectively are coated with carbon black on their outer surfaces. The wavelengths, यहां पे हमारे पास क्या है, the wavelength corresponding to the maximum intensity is 300, 400, 300, 400, 500 for this. So QA, QB and QC are the power radiated by them respectively. क्या होगा, सबसे ज्यादा किसकी होगी मैक्सिमम पावर हमारे पास, किसकी होगी बताइए जल्दी से। आप कहेंगे सर वेवलेंथ का तो फॉर्मूला आया ही नहीं हमारे पास, 1 सेकेंड। ओके,
राइट हम बात कर रहे थे क्यू हमारे पास प्रोपोर्शनल है आर का स्केयर टी रेज टू पावर 4, एम आई राइट, वेयर आर इज रेडियस, यहां पे मैं आर रेडियस की बात कर रहा हूं, रेडियस है ना, जो एरिया था 4 पाई आर स्केयर, तो सिग्मा एंड 4 पाई आर कांस्टेंट, जब रेशियो की बात करेंगे तो कैंसल आउट उनको होना ही है, तो हम ज्यादा उनका हेडेक नहीं लेंगे, तो यहां से आप देख सकते हो। बट अभी मैंने आपको बताया वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। सो क्या मैं इस फॉर्मूला को लिख सकता हूं, Q इज प्रोपोर्शनल आर स्केयर डिवाइडेड बाई वेवलेंथ रेज टू पावर 4। इस फॉर्मूला का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। तो किसका मैक्सिमम होगा, चलिए देख लेते हैं किसका मैक्सिमम होगा। 0 0 सबसे कैंसल आउट होगा, तो यहां पे देखिए पहले से अगर मैं क्यू ए की बात करता हूं, ए ऑब्जेक्ट के लिए 2 का स्केयर रेडियस का स्केयर डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 4। 3 क्यों किया, क्योंकि 0 0 तो रेशियो में है ना, ये सारे के सारे रेशियो में है। फिर मैं बात कर रहा हूं 4 स्केयर डिवाइडेड बाई, यहां पे कितना है 400, यानी कि 4 रेज टू पावर 4 रेशियो 5 स्केयर, नो सॉरी 6 स्केयर डिवाइडेड बाई 500, यानी कि 5 का होल स्केयर। 0 से 0 तो कैंसल आउट ही होना था, तो हमने थ्रू आउट डायरेक्टली यही लिख लिया। यहाँ पे बिगर वैल्यू कौन सा है, अभी तो आप देख सकते हैं QB is the maximum, this is the maximum, so QB आंसर C। आंसर B सोल्व कीजिए बेटा, थोड़ा सा देखिए दोबारा से। सर Y 3 4 5, अरे 300 ले लीजिए, 300 लोगे, यहां भी लोगे 400, यहां भी लोगे, तो ये 0 से तो 0 कैंसल आउट हो ही रही है ना, रेशियोज की बात कर रहा हूं ना मैं, बोथ आर सेम थिंग ना भी। 10 रेज टू पावर जो भी है तीनों में कॉमन आउट आ रहा है ना हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे 4 पाई और सिग्मा कांस्टेंट थे, तो कांस्टेंट को रिमूव कर लिया हमने बाहर। सर 5 रेज टू पावर 4 होगा ना, हाँ तो 5 रेज टू पावर 4 ही तो है, ओके 2 मेंशन किया है क्या मैंने, नहीं सॉरी 4 होगा बेटा, या 4 5 रेज टू पावर 4, 2 square divided by 3 raised to power 4, 4 square divided by 4 raised to power 4, and 6 square divided by 5 raised to power 4. So QB is maximum. This much is the maximum value. कैलकुलेशन ही करना है, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, ये तो हम एज्यूम करके चल सकते हैं, आप कंपटीशन देने जा रहे हैं तो कैलकुलेशन तो आपको आता होगा। समटाइम्स टीचर मिस्टेक कर देते हैं कैलकुलेशन में, बट बच्चों से उम्मीद नहीं की जाती कि वो कैलकुलेशन में एटलीस्ट मिस्टेक करेंगे, ठीक है ना। चलिए, और टीचर भी ऐसे नहीं करते, जब हम पढ़ाते हैं तो एक फ्लो बनता है, उस फास्ट फ्लो के चक्कर में थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो हो सकता है समटाइम्स मिस्टेक्स की तरह उनको ट्रीट किया जा सकता है, बट जनरली नहीं होती हैं ऐसी मिस्टेक्स। चलिए, ए ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एट 2 टेम्परेचर, एक ब्लैक बॉडी है, एज्यूम कर लीजिए एक ब्लैक बॉडी है, 2 टेम्परेचर पे उसको किया, पहले टेम्परेचर T1 फिर टेम्परेचर T2, और मैं कह रहा हूं, इसने कहा, मैं क्यों कह रहा हूं, इसने कहा क्वेश्चन में कहा कि T2 टेम्परेचर ग्रेटर देन T1 है, तो फ्रीक्वेंसी कोरेस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है भाई, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। फर्स्ट, more at T1 more at T2 equal in both the cases and cannot find। तो जर्नली हम आज तक क्या पढ़ते आए हैं, बच्चा क्या आंसर देगा, अभी जर्नली हमने पढ़ा है n is, हमारे पास क्या था, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो जर्नली बच्चा एक फॉर्मूला माइंड में रखता है T इनवर्सली, बट ये भूल जाता है ये टेम्परेचर नहीं होता है, ये टाइम पीरियड होता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे करते हुए देखा है, सो प्लीज ये टेम्परेचर नहीं है, ये टाइम पीरियड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। बट यहां क्या बात कर रहे हैं, यहां टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर से हमें उसको रिलेट करना पड़ेगा, और टेम्परेचर से रिलेट कैसे करेंगे भाई, टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हैं ना, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जहां टेम्परेचर ग्रेटर होगा वहां पे फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी, टेम्परेचर T2 पे है तो मोर एट T2। क्लियर है, फॉर्मूला सिंपल था, वेवलेंथ
के द्वारा, या राइट, वेन डिस्प्लेसमेंट लो, राइट। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करने की जरूरत है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और एक्चुअली सारे ही क्वेश्चन सिंपल हैं वैसे तो, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने देना शुरू कर दिया है हमारे पास, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन आंसर होगा सी, और आई थिंक या सी। दो बच्चों ने आंसर दिया है, सिर्फ दो ही बच्चे इसको सोल्व कर पाए हैं, टू बैड। Solar radiation emitted by the sun resemble the radiation emitted by the black body. This is our temperature. This is our wavelength, right? And next, if the temperature is decreased, temperature 4000 कर दिया जाए, तो हमारे पास वेवलेंथ कितना होगा? अरे अभी तो मैंने बताया, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट? तो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 क्या होगा हमारे पास? T2 डिवाइडेड बाई T1। फाइंड आउट कर लीजिए जो भी आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेवलेंथ, यानी कि हमें लैम्डा 2 फाइंड आउट करना है। बाकी वैल्यू पुट कीजिए, आंसर। क्लियर? चलिए मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। मूव फटाफट करना होता है ना, जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर पाएंगे दैट इज बेटर फॉर अस। देखिए यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मेनली टू ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। फर्स्ट सेशन में हमने बताए थे, सेकंड सेशन में अब हम यहाँ पे कर रहे हैं। वेन डिस्प्लेसमेंट लो, स्टीफन्स लो, राइट? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और फर्स्ट वाले में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हमारे पास क्वेश्चंस थे, और मैंने कहा दैट इज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? सो डोंट मिस द चांस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। Two stars A and B radiate maximum energy at इतना and इतना। Two wavelength है, lambda 1 lambda 2, A lambda 1 B lambda 2 respectively. Then the ratio of absolute temperature of A and B. जल्दी से आंसर, ओके सॉरी, जल्दी से आंसर बताइए मुझे। टू स्टार्स, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, अभी मैंने लिखा ही था, लैम्डा 2 कर लीजिए डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वैल्यू ही तो पुट करना है। तो रेशियो क्या होगी? रेशियो होगा हमारे पास, आंसर जल्दी से, 52006500, और रेशियो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या होगा। 5/4 आया, 5/4, वेरी गुड, बी, या राइट, 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ शाइनिंग ब्राइट स्टार इज एन इंडिकेशन। देखिए कलर इंडिकेशन, कलर इंडिकेशन में मैं बात करता हूं। देखिए हमारे पास एक वायर है, समथिंग लाइक दिस वायर। इस वायर को मैं हीट प्रोवाइड किया, मींस करंट प्रोवाइड किया, और बहुत ज्यादा करंट किया तो हमारे पास क्या होगा? हीट प्रोवाइड होगा। H इज इक्वल टू I² RT, राइट? तो हीट होगी, हीट की वजह से ये कैसी दिखाई देती है? रेड। और ज्यादा इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो इसका कलर कैसा होगा? व्हाइट। यानी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है सारी की सारी चीजें। सिमिलर वे से अगर टेम्परेचर में यहाँ स्टार के, कहां गया क्वेश्चन? हाँ, यहाँ स्टार के टेम्परेचर की बात करता हूं तो इंडिकेशन क्या है? टेम्परेचर इंडिकेशन है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर, हमारे पास क्या है? फॉर एक गैस RCV, देखिए R डिवाइडेड बाई CV हमारे पास गिवन है 0.4। 0.4 को लिखो 4/10 में लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं 2/5। 5 तो लग ही नहीं रहा ये, ठीक है ना? 2/5, एम आई राइट? कर सकते हैं, 2/5 कर सकते हैं। CV की वैल्यू यहां से क्या होगी? क्या CV की वैल्यू होगी 5/2 डिवाइडेड बाई R? CV की वैल्यू 5/2 डिवाइडेड बाई R होगा कि नहीं होगा? अगर CV की वैल्यू 5/2 R है तो डायएटॉमिक गैस है कि मोनोएटॉमिक गैस है? जल्दी से बता दीजिए। अभी मैंने बताया ना, अभी मोनोएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक गैस बताया तो मैंने। मोनोएटॉमिक में क्या था? 3/2,
और Cp क्या था 5/2, ये Cp ये Cv, राइट, ये मोनो के लिए था। और डाया के लिए क्या है Cp 7/2r। तो अगर ये 5/2r गिवन है, दैट मींस हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल गिवन है, डायटोमिक गैस। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, रिजिड डायटोमिक गैस। अब आप कहेंगे सर रिजिड और नॉन रिजिड में क्या डिफरेंस है। नॉन रिजिड की बात करता हूं तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी करते हैं, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होती है, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में kBT एनर्जी होती है, यानी कि ट्वाइस। तो मीन्स 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो जाता है, यानी कि वहां पे 5 नहीं होगा, 7/2r होगा Cv। ये भी अच्छा था हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे है, तो ठीक है बता ही देता हूं मैं। अगर मैं बात कर रहा हूं नॉन रिजिड की, भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉन रिजिड के ऊपर, तो नॉन रिजिड में Cv होगा 7/2r, 5/2 है ना, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 2 टाइम ट्वाइस ऑफ ऐड कर देंगे हम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही होती हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में 7/2, और Cp होगा 9/2r। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है दोनों में डिफरेंस। तो यहां पे हमारे पास कौन सा था, रिजिड डायटोमिक। नेक्स्ट मूव करते हैं, एज्यूमिंग। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए जल्दी से फटाफट और मुझे फिर आंसर बताइए। एज्यूमिंग एन एक्सप्रेशन, लास्ट क्वेश्चन है, assuming an expression for the pressure exerted by a gas on the wall of container, it can be shown that the pressure is that much of kinetic energy per unit volume। ये तो क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किया था, आई थिंक डबल हो गया है, ठीक है ना। डबल कैसे हो गया, चलिए याद दिला देते हैं आपको भी। एनर्जी क्या थी 3/2 PV, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो E/V 3/2P। फाइंड आउट क्या करना है, प्रेशर। प्रेशर फाइंड आउट करना है तो इसको इस तरफ लेके जाइए, यानी कि 2/3 एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो 2/3 एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आंसर बी। वेरी गुड। जो क्वेश्चन हम लास्ट टाइम कर चुके हैं एटलीस्ट उनकी जरूरत नहीं है, देखिए भाई, ठीक है। क्वेश्चन आई होप, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये हमारी सेकंड क्लास है फिजिक्स की, तो केटीजी के क्वेश्चन आपने घर में ट्राई किए होंगे, तो क्या हो रहे हैं, यस और नो। यस सर हो रहे हैं, नो फॉर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यानी इंप्रूव, कुछ तो इंप्रूव। देखिए अगर आप लोगों में 30-40% भी इंप्रूव हो रहा है तो दैट इज अवर सक्सेस, और हम तो चाहेंगे कि 100% इंप्रूव हो, राइट। तो जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और यस सर सुन के दिल को खुशी हुई। चलिए अब खुशी हुई है तो नेक्स्ट पेज पे भी मूव कर ही लेते हैं। इतनी खुशी टीचर के लिए यही सक्सेसफुल थिंग है कि वो बच्चों को कुछ सिखा पाए। चलिए ठीक है, इस चैप्टर के हमारे लास्ट कुछ क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चन और पेंडिंग है, और देन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि उसके बाद फिर से हमारा फिजिक्स का ही लेक्चर है जिसमें हम ऑसिलेशंस के बारे में बात करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई थिंक दैट मच ऑफ इनफ साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। ए ब्लैक रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया, a black rectangular surface of area A emits energy E per second at 27 degrees Celsius, right? If the length and the breadth are reduced to 1/3, यानी कि लेंथ को रिड्यूस कर दिया गया है। मैं कह रहा हूं लेंथ पहले L थी और उसको रिड्यूस कर दिया गया 1/3, अब हो गई L/3। ब्रेथ था इतना तो अब हो गया B/3, राइट। सो एरिया हमारे पास कितना रिड्यूस हुआ भाई, पहले ए था, अब लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अब होगा न्यू एरिया A/9। इतना सा ही हमें देखना था, ठीक है ना। भी एरिया रिड्यूस कर दिया ना, लेंथ ब्रेथ रिड्यूस करने का मतलब ही ये है कि एरिया रिड्यूस कर दिया, बस। एरिया रिड्यूस हो गया तो बचा क्या है, हमारे पास रेशियो ही तो निकालनी थी। भी न्यू एनर्जी डिवाइडेड बाय ओल्ड एनर्जी इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय A2 T1 डिवाइडेड बाय T2 रेज टू पावर 4। यही हमारे पास फॉर्मूला था, अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उल्टा लिख दिया क्या, यस 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 यस, डैश डैश यहां लिया है तो यहां 2 होना चाहिए, राइट। सॉरी सॉरी सॉरी,
ये डैश डैश मतलब बाद वाली टर्म ली ना, एनर्जी आफ्टर दैट। तो ये था, हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड बिकम्स, कितना होगा एनर्जी जल्दी, ई डैश हमें फाइंड आउट करना है। एरिया 1/9 हो गया, तो यहां लिख सकता हूं 1/9। टेम्परेचर हमारे पास कितना है, टेम्परेचर 27 मतलब 300 डिग्री, एंड दिस इज अवर 27 ऐड करेंगे तो 600, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का मतलब ट्वाइस रेज टू पावर 4। सोल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो कितना आंसर होगा, 16/9 होगा, 16E/9 या डी। अरे वाह, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, मैंने देखने में लेट कर दिया, वरना इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। जब आप सभी बच्चे ऐसे आंसर, थोड़ा सा अनजूम करें क्या, हाँ दैट मच साइज इज ओके। ओके, two spherical black bodies have radii r1 r2, their surface temperature t1 t2, if they radiate same power then r2 divided by r1 हमारे पास क्या होगा। अरे ये तो बिल्कुल डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो गया, हमारे पास सी आंसर हो गया। रेशियो ही तो फाइंड आउट करनी है, R1 R2, सी आंसर हो गया। रेशियो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, रेशियो कर दीजिए, दूसरी तरफ लेके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमारे पास भाई इतना है, NCP, where Cp is the molar specific at constant pressure and as the number, hence n is equal to, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसका आंसर एन की वैल्यू देखिए, अब तो आप सारे फॉर्मूले देख चुके हैं, सारे फॉर्मूले कर चुके हैं, ठीक है ना, तो अब बता दीजिए जल्दी। यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल गिवन है, रिजिड डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, तो सीपी क्या होगा भाई, रिजिड डाई एटोमिक के लिए सीवी क्या होता है, सीवी तो सर 5/2r होता है, तो सीपी, यहाँ देखिए सीपी गिवन है, सीपी, तो सीपी हमारे पास क्या होगा 7/2r। प्लीज बहुत सारे बच्चे 5/2 से कर देंगे और रॉन्ग आंसर होगा, हमें किससे करना है 7/2r। वैल्यू पुट कर दीजिए, दूसरी तरफ लेके जाइए, n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सिंपल। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, दैट इज आई थिंक समथिंग लाइक दिस, सी ऑप्शन होना चाहिए, कैलकुलेशन कर लिया होगा या राइट, सी आंसर। देखिए मैं आप पे कितना बिलीव कर रहा हूं, आपने सी बोला तो मैंने सी पे क्लिक कर दिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस हैज प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। ये तो पता ही है, PVT टेम्परेचर। इफ m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, अगर m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, देन द डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ द गैस बतानी है, यानी कि PV इज इक्वल टू nRT, तो हमारे पास था ही, ये तो था ही, ये तो होता ही है, ठीक है ना, PV इज इक्वल टू nRT। लेकिन हमें किसमें चाहिए भी, मास गिवन है, तो मैं कहूं n को क्या मैं लिख सकता हूं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। m डैश क्यों पुट किया, क्योंकि m स्मॉल m यहाँ पे गिवन है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और ये मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल नहीं है, मास ऑफ कंप्लीट गैस है, इसलिए हमने इसको कोई डिफरेंट ले लिया, m डैश ले लीजिए मान लीजिए, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, PV इज इक्वल टू m डैश डिवाइडेड बाई MRT, राइट। और हमारे पास क्या था, डेंसिटी, डेंसिटी की टर्म में लेना है, तो वॉल्यूम को मैं इस तरफ लेके जाता हूं, यहाँ पे V, और दिस टर्म इज व्हाट, दिस इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ द गैस, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको इस तरफ रखिए, ये हो गया डेंसिटी, बाकी टर्म इस तरफ PM डिवाइडेड बाई RT, तो डेंसिटी हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या ऐसा कोई आंसर है, नहीं, अरे आंसर तो K की फॉर्म में है, वही आंसर किसकी फॉर्म में है, K की फॉर्म में, और K की फॉर्म में तो फिर हम क्या बताएं, आप चेंज कर ही लोगे ना, R इज इक्वल टू NK, R इज इक्वल टू NK। जैसे ही मैं R इज इक्वल टू NK पुट करता हूं, कर दीजिए, यहाँ पे R इज इक्वल टू NA, तो मैं कहा राइट, तो यहां मैंने पुट किया PM डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू NK इंटू T इज इक्वल टू रो, तो M/N हमारे पास क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल के लिए मास KT इज इक्वल टू रो। क्या अब कोई आंसर दिखाई दे रहा है, आंसर इज A, राइट, वेरी गुड,
आंसर इज ए। यानी आप बहुत जल्दी सीख रहे हैं, सीखते ही जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, दैट्स एन गुड थिंग। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर एंड। तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चन तक मैं आपके साथ जुड़ूं, पहुंचूं। और ये मैक्सिमम वो क्वेश्चन उठा रहे हैं फिलहाल हम लोग जो लास्ट ईयर पूछे गए थे आपसे, या लास्ट ईयर सीईटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम वही लें, राइट, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, लेकिन कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आपको एक बेसिक आइडिया लगे। तो यहां तक अगर किसी को आपको कुछ डाउट लग रहा है किसी टॉपिक में तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम लेक्चर एंड कर देते हैं, राइट। एंड देन 4:15 दोबारा से फिर हम ओसिलेशन शुरू करेंगे। और ओसिलेशन, सर प्लीज नाउ ओसिलेशंस, या इसके बाद ओसिलेशन ही करेंगे। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम था इसलिए पूछ रहा था, कोई डाउट है तो 4:15 हमारा ओसिलेशन का लेक्चर शुरू होगा। तो ओसिलेशन में बहुत ज्यादा बिगर लेंथी चैप्टर नहीं है, वही सेम 30-40 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि उसके करें। और या सेम लिंक, आपको जो भी लिंक मिला होगा आपको प्रोवाइड किया गया होगा। एक्चुअली लिंक के बारे में आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, कॉलेज की तरफ से आपके पास सेंड किया जाता है, ठीक है ना। अगर नहीं मिला है अभी तक तो मिल जाएगा, या फिर सेम लिंक से हम करेंगे, ठीक है ना। सो चलिए ठीक है, कैन वी लीव नाउ एंड ज्वाइन, या यू कैन लीव। अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज यू मे लीव, नो प्रॉब्लम। सो इट्स प्रोवाइडेड। नो, आप सेम लिंक से भी हो सकता है, अगर प्रोवाइड ना किया जाए तो सेम लिंक से आप ऐड कर लीजिएगा, मीन सेम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, नो इश्यू। एक्चुअली जो जूम मीटिंग आईडी आपकी है वो यही है, आप इसी जूम मीटिंग आईडी से, सेम आईडी पासवर्ड से आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। वो शेड्यूल करना ना करना दैट इज डिफरेंट थिंग। सर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एमिसिव पावर क्या है सर? अरे एमिसिव पावर अभी हमने किया ना, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला आप पूछना चाह रहे हैं क्या? 1 सेकेंड, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला, आर हमारे पास क्या था भाई? एमिसिव पावर आर क्या था? Q डिवाइडेड बाई AT, राइट। तो Q क्या है हमारे पास? M1 L2 T-2 एनर्जी, एरिया का क्या है? L स्क्वायर, एंड टाइम इज नथिंग बट द T1 L0 T- तो हमारे पास होगा M1 L0 T-3, दैट इज फॉर एमिसिव पावर। क्लियर? एमिसिव पावर सिंपल है। अगर मैं उसकी बात कर रहा, सिग्मा की, स्टीफन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर चीजें दूसरे वे में हम लेंगे, वो क्या लेंगे? सिग्मा ए T⁴, सॉरी सिग्मा T⁴, नॉट ए तो यहाँ मेंशन है ऑलरेडी ना, सिग्मा। तो टेम्परेचर को और डिवाइड कर देंगे तो K⁴ और इन्वॉल्व होगा उसमें। अब बेसिक फॉर्मूला से आप डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू विद दिस। यस, एनी अदर डाउट? ओके, आई थिंक अभी कोई डाउट नहीं है, तो चलिए ठीक है, मीटिंग एंड कर देते हैं। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी सी एक ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। यस डियर, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी ग्रुप में, प्लीज सेंड पीडीएफ। ये लियोनार्डो डियर आपको आई थिंक ग्रुप में आपके पास सेंड कर रहे होंगे, कॉलेज की तरफ से आपके पास ये सेम पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले कॉलेज में, तो वो आपके पास फिर फॉरवर्ड की जाती है, राइट। सो यू विल गेट इट, नो इश्यू, ठीक है। सेम क्वेश्चंस होंगे, बट ऐसा नहीं है, प्लीज ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि जो इस पीडीएफ में क्वेश्चन है सिर्फ आप वही ट्राई करेंगे। यू कैन फॉलो एनी बुक, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन यू कैन ट्राई, देन द एग्जाम विल बी इजी। आप ऐसा लगेगा जितने ज्यादा एमसीक्यू आप करेंगे ना उतना इजी आपको एग्जाम लगेगा। आप कहेंगे सर ये तो कोई भी सोल्व कर सकता है, ये एग्जाम तो बहुत इजी है। लेकिन वो कब होगा? व्हेन यू ट्राई एमसीक्यू क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स।
हम एक बुक प्रेफर कर सकते हैं, कोई मार्वल करता है, कोई टारगेट करता है, कोई समथिंग करता है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आर देयर, लेकिन जितने भी आप एक बुक कवर कर लिया, फिर दूसरी कर लीजिए, फिर तीसरी कर लीजिए, कोई ऑनलाइन अगर टेस्ट की सीरीज है तो वो ले लीजिए, और हाँ, कॉलेज के टेस्ट संडे को फुल सिलेबस का वो जरूर दीजिए। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हैं कर लीजिए, कितने मार्क्स आएंगे आप लोगों के उसके बारे में मत सोचिए, वो हमारा टारगेट है ही नहीं कि मेरी इंसल्ट होगी, मैं संडे को टेस्ट दूंगा, मेरे कम मार्क्स आएंगे, इंसल्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अगर आप टेस्ट देंगे तो ही तो आप परफॉर्म करेंगे, और फिर यहाँ पे कम मार्क्स होंगे तो चलेगा, लेकिन सीईटी के फाइनल एग्जाम में कम मार्क्स नहीं होने चाहिए आप लोगों के, राइट? तो चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अभी टेक केयर, गुड बाय।